आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंथर कल्चर। एंथर कल्चर एक टेक्निक होती है जिसमें डेवलपिंग एंथर्स को एक्सरसाइज करते हैं फ्लावर बड से और उसको कल्चर मीडियम पे उसको कल्चर करते हैं न्यूट्रेंट मीडियम पे। तो जो कल्चर्ड एंथर होता है वो कैलस टिश्यू में या तो डेवलप हो जाता है। कैलस क्या होता है? एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, या तो कैलस टिश्यू में डेवलप हो जाता है या फिर एम्ब्रियोइड, जो बाद में क्या देंगे, हैप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। वो कोई भी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर एंथर कल्चर की हिस्ट्री, जो टैलेक थे उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स होते हैं गिंको बायलोबा के, ये एक जिम्नस फॉर्म होती है गिंको बायलोबा, तो उससे जो होता है अगर हम उसको कल्चर मीडियम में रखें तो उससे हैप्लॉइड कैलस की फॉर्मेशन होती है। ये 1953 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। फिर एस गोहा एंड एस सी महेश्वरी 1964 में उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम माइक्रोस्पोर, कि अगर माइक्रोस्पोर को धतूरा इनोक्सिया के माइक्रोस्पोर को एक्सरसाइज किया और फिर उसको जब एक्सरसाइज एंथर था उसको जब कल्चर मीडियम पे रखा तो उससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो गई। ये उन्होंने फर्स्ट रिपोर्टेड किया था। नेक्स्ट है जेपी बॉर्डरगिन एंड जेपी नाइश 1967। उन्होंने क्या देखा कि जो कंप्लीट हैप्लॉइड प्लांट है वो एंथर कल्चर से निक्टियोना टोबैको प्लांट होता है ये, उसके एंथर कल्चर से पूरा कंप्लीट हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस हो गया था। अब एंड्रोजेनेसिस क्या होता है? एंड्रोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है फॉर द इन विट्रो डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट originating from टोटिपोटेंट पोलन ग्रेन्स थ्रू अ सीरीज ऑफ सेल डिवीज़न। टोटिपोटेंट क्या होता है? जो भी सेल जिसकी एबिलिटी होती है कंप्लीट प्लांट बना देना। तो जब पोलन ग्रेन्स को कल्चर मीडियम पे रखते हैं तो उससे हैप्लॉइड जो प्लांट होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है और इस पूरी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? एंड्रोजेनेसिस। अब कैसे जो हैप्लॉइड प्लांट हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इसके जो हैं 4 पाथवे, इसके अलग अलग डिफरेंट पाथवे हैं। जैसे पाथवे 1 है। पाथवे 1 जो होता है इसमें इक्वल डिवीज़न होती है, मतलब जो माइक्रोस्पोर है उसकी इक्वल डिवीज़न होगी और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स नहीं फॉर्म होंगी। तो इसके अंदर एग्जांपल आता है कि इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है धतूरा इनोक्सिया के अंदर। फिर है पाथवे 2। इसमें भी क्या होगा, जो यूनिन्यूक्लिएट यानी जिसके अंदर जिस माइक्रोस्पोर के अंदर सिंगल न्यूक्लियस है वो जब डिवाइड करेंगे तो उनमें अनइक्वल डिवीज़न होगी। अनइक्वल डिवीज़न जब भी होगी तो क्या होता है, आपके वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल बनते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये इस तरह का जो पाथवे है वो किसके अंदर होता है? निक्टियोना टोबैकम के अंदर होता है, जिसमें अनइक्वल जो है जब डिवीज़न हुई तो अनइक्वल डिवीज़न थी वो, और उससे क्या हुआ, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन हुई। फिर है पाथवे 3। इसमें भी क्या होगा, जो यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर हैं उनके अंदर अनइक्वल डिवीज़न होगी, जिससे कि जो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि फर्दर जो डिवाइड करेंगे वो जनरेटिव सेल डिवाइड करेंगे और वहाँ से पोलन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। इसके अंदर एग्जांपल आता है हायोसाइमस नाइगर, इसको एशन नाइगर बोलते हैं। पाथवे 4 है। पाथवे 4 में भी जो डिवीज़न है वो एसिमेट्रिकल है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल दोबारा फर्दर डिवाइड करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे स्पोरोफाइट की। ये इसके अंदर एग्जांपल आता है एट्रोपा बेलेडोना। ये जो मैंने अभी आपको 4 पाथवे बताए हैं ये उन्हीं के बारे में बताया हुआ है कि जब पहले था वो इक्वल डिवीज़न हुई फर्स्ट पाथवे में तो ये बने इक्वल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन गए, बट जब अनइक्वल डिवीज़न हुई तो फिर ये जनरेटिव सेल बना और वेजिटेटिव सेल ये होता है, तो ये बन गए। और पाथवे 3 हुआ, उसमें जनरेटिव सेल्स दोबारा से डिवाइड किए और 4th में क्या हुआ, दोनों की डिवीज़न हुई। ये जो होता है ये ऊपर वाला वेजिटेटिव है और नीचे वाला इसका जनरेटिव है और दोनों की डिवीज़न हुई तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये 4 पाथवे थे एंथर कल्चर के अंदर।
अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एंथर कल्चर को। फर्स्ट है जीनोटाइप ऑफ डोनर प्लांट। जो जीनोटाइप होता है किसी भी डोनर प्लांट का, यानी जिससे हम एंथर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डिटरमाइन करने के लिए कि फ्रिक्वेंसी ऑफ पोलन प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल है होरेडियम ऑफ ईच जीनोटाइप, वो आपस में डिफरेंट रिस्पॉन्स देंगे कि अगर किसी इस प्लांट का 20 वैरायटीज़ हैं तो हर एक वैरायटी का अलग रिस्पॉन्स होगा एंथर कल्चर के लिए। दूसरा जो फैक्टर है एंथर वॉल फैक्टर है। जो एंथर की वॉल होती है वो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट में आइसोलेटेड पोलन को। तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है कि जो ग्लूटामीन होता है, या तो वो अलोन या फिर कम्बिनेशन में सीरीन एंड मायोनिसिटोल के कुड रिप्लेस द एंथर वॉल फैक्टर को वो रिप्लेस कर सकता है। फिर है कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कल्चर मीडियम कौन सा, जो हम यूज़ कर रहे हैं एंथर कल्चर के लिए, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर एडिशन कर दें एक्टिविटी चारकोल को मीडियम में, तो इससे जो एंड्रोजेनेसिस है वो और ज़्यादा उसका उसका जो इंडक्शन होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है ऐड करने से। एंड अगर आयरन होता है मीडियम में, उसका भी रोल होता है इंडक्शन ऑफ हैप्लॉइड के लिए। फिर इसी तरह से अनदर जो मीडियम कंपोनेंट्स है, जैसे पोटैटो एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क एंड ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ये भी यूज़ किए जाते हैं एंथर एंड पोलन कल्चर के लिए। थर्ड है कल्चर मीडियम। वही इसमें भी आ जाता है, जैसे दो हार्मोन ग्रुप्स हैं मोस्टली। जो विदाउट हार्मोन है वो डाइकोट्स में अभी तक सक्सेस मिली है सोलनेसिस स्पीसीज के अंदर। विद हार्मोन में जो सक्सेस मिली है वो नॉन सोलनेसिस स्पीसीज के साथ मिली है, मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर। एंड मीडिया जो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है वो सीरियल्स एंड राइस के अंदर है। तो ये इसी तरह जो सुक्रोज की रेंज होगी वो भी अलग अलग वेरी करती है कि 2% चाहिए होता है निक्टियोना को के एंथर कल्चर के लिए, और 10% चाहिए होता है ब्रासिका के एंथर कल्चर के लिए। फिर फोर्थ है कि एंथर स्टेज, क्या कौन सी स्टेज है एंथर की, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एंथर किस स्टेज पे है, वो भी इफेक्ट करती है। अगर माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो शिफ्ट होने चाहिए गैमेटिक जो स्टेज होती है उससे स्पोरोफाइटिक में। जो मोस्टली रिस्पॉन्सिव होते हैं हैप्लॉइड प्लांट की फॉर्मेशन के लिए, उनकी स्टेज होती है टेट्रार्ड स्टेज। तो टेट्रार्ड स्टेज वाले एंथर्स को एक्सरसाइज करेंगे, उसको कल्चर मीडियम पे रखेंगे तो वो बेटर रिस्पॉन्स देगा। और दूसरा होता है कि कुछ केसेस में एंथर तब रिस्पॉन्सिव होते हैं अगर हम कल्चर कर रहे होते हैं यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर वाली स्टेज के एंथर्स को। एग्जांपल में आता है जैसे वीट, बार्ले, राइस, इनमें क्या करते हैं यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनको एक्सरसाइज कर लेते हैं और कल्चर मीडियम पे रख देते हैं। इसी तरह से एंथर जो होते हैं कुछ स्पीसीज़ के वो बेस्ट रिस्पॉन्स तब देते हैं अगर हम पोलन को कल्चर करते हैं फर्स्ट माइटोसिस या उसके बाद वाली स्टेज को। इसमें एग्जांपल आता है धतूरा एंड टोबैको। फिर फिफ्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एंथर कल्चर के लिए, एंड्रोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। टेम्परेचर से क्या होता है, वो इन्हांस कर देता है फ्रिक्वेंसी ऑफ जो माइक्रोस्पोर एंड्रोजेनेसिस होती है उसको। अगर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दें एंथर को, तो इससे क्या होगा, जो हैप्लॉइड प्लांट की फॉर्मेशन है वो इन्हांस हो जाएगी, मीन्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एंथर को पहले लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे देंगे, उसके बाद उसको फिर न्यूट्रल मीडियम पे रख देंगे, और इस तरह से क्या होगा, जो हैप्लॉइड प्लांट की फॉर्मेशन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लो टेम्परेचर से क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका डिसोल्यूशन हो जाता है, एब्सिसिक एसिड लो हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हैप्लॉइड प्लांट की फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। सिक्स्थ फैक्टर है फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ डोनर प्लांट की। जो डोनर प्लांट है उसका फिजियोलॉजिकल स्टेटस क्या है, जैसे कि वाटर स्ट्रेस तो नहीं है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट क्या है, उस प्लांट की एज क्या है। तो ये सभी अफेक्ट करते हैं आपके एंड्रोजेनेसिस प्रोसेस को। अगर आपका प्लांट उसमें डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे एंथर्स एज़ कम्पेयर टू जिस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है, यानी जिसमें हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाले हुए हैं उनकी बजाय
वो प्लांट जिनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे। फिर इम्पॉर्टेंस है एंथर कल्चर की, कि एंथर कल्चर को बेसिक रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन सी रिसर्च हैं, जैसे साइटोजेनेटिक स्टडीज़ के लिए, साइटोजेनेटिक मतलब क्रोमोसोम की स्टडी, इन सब के लिए। फिर अगर हायर प्लांट्स के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन को स्टडी करना, उसके लिए सिंगल सेल मोड ऑफ डिफरेंशिएशन की कैसे सिंगल से पूरा प्लांट बन रहा है वो। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए जो कंट्रोल करते हैं पोलन की एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस को। फिर डबल हैप्लॉइड जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। म्यूटेशन की स्टडी के लिए भी एंथर एंड पोलन कल्चर को यूज़ किया जा सकता है। पोलन कल्चर भी वही होता है कि जिसमें हम पोलन को एक्सरसाइज करेंगे और उसको कल्चर मीडियम पे रख देंगे, तो वो होता है पोलन कल्चर। तो एग्जांपल में आ जाता है जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज म्यूटेंट, इनको स्टडी किया गया है थ्रू एंथर कल्चर। एंथर एंड पोलन कल्चर को और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, प्लांट ब्रीडिंग की स्टडी के लिए। इससे जो है अल्कलॉइड भी ऑब्टेन हो जाते हैं एंथर कल्चर से। जैसे होमोजाइगस जो रिकम्बिनेशन था एशनाइगर का, उसके अंदर हायर अल्कलॉइड कंटेंट था जब ऑब्टेन हुआ एंथर कल्चर से। हैप्लॉइड्स को और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टडी में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द एंथर कल्चर।